कर रहा हूँ। चौधरी का उन्होंने आज मुझे आपके साथ पिछले 10 दिन के अंदर 2 बार रूबरू होने का मौका दिया। अभिबंश जी और रूपचंद जी जुड़े हैं, आपको भी मेरे से हाथ के प्रणाम। के साथ जैसा कि हमने पिछली बार ये डिस्कस किया था मिलेट के बारे में, मतलब जो ये मोटे अनाज हैं, इनके बारे में मैं आपके साथ कुछ आज चर्चा करूंगा, बातें करूंगा। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है कहीं। भाई साहब, हेलो। हाँ बोलिए आप। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। अब मैं आपके साथ मिलेट के बारे में, मोटे जो अनाज है उसके बारे में कुछ बातें चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे सारे श्रोता इस प्रोग्राम में जो देश के अलग अलग हिस्से, प्राइमरली जो नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत है, उसके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में परिप्रेक्ष्य क्षेत्र में आज वो हमसे जुड़ रहे हैं। उनको मैं कुछ मिलेट मतलब मोटे अनाज के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। इसकी एकदम मोटे अनाज के बारे में सरकार इतना क्यों ध्यान दे रही है, मोटे अनाजों की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ ये ग्रो हो रहे हैं, क्या इसके स्कीम्स आ रही है, और मोटे अनाजों से किसान को, प्रोसेसर्स को और उपभोक्ताओं को हमें उनको हमारी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए। पहले तो विलुप्त हुई है और उनको अब डाइट में शामिल क्यों करना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी, और इसके ऊपर सरकार की जो ये नई स्कीम्स अभी आ रही है उसके बारे में भी मैं आपके साथ कुछ बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप हिस्टोरिकली अगर आप पहले देखें तो मोटे अनाज ही हैं जो हमारे खाने का मुख्य अभिन्न अंग हुआ करते थे। अगर आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पूरा ये जो बेल्ट अगर अपन पकड़े तो आज से 40-50 साल पहले मोटे अनाज से ज्यादा प्रचलन था, चाहे वो बाजरा हो, चाहे जवारी हो, चाहे दूसरी जो माइनर मिलेट्स जिनको आप बोलते हैं वो हो। तो एकदम ये क्या हो गया है जिसकी वजह से मोटे अनाज को गवर्नमेंट विशेष रूप से दर्जी है। तो मैं कुछ आपको माध्यम से इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में इसके प्रेजेंटेशन को आपसे मैं बातचीत तो ये जो मोटा अनाज है उसे 2000 राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2000 को भारत सरकार ने मनाने का निश्चय किया था। सरकार ने उसमें बहुत सारी स्कीम के माध्यम से मोटे अनाजों को का प्रचलन बढ़ाने की कोशिश की थी। बहुत सारे जो हमारे देश में रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैं आपको बता, अगर मोटे अनाज पे आंध्र प्रदेश जोधपुर के इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट अनाज ब्रीडिंग डेवलप का अलग अलग क्षेत्रों के अंदर करते हैं, और किसानों को संकरित के रूप में या इम्प्रूव्ड वैरायटीज के रूप में भी ये मोटे अनाज की अलग अलग किस्में किसानों को ग्रो करने के लिए करते हैं। 2000 के अंदर 2020 भारत सरकार मोटे अनाज है उनको अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया, और यूनाइटेड नेशन की जो अपेक्स बॉडी है अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस के रूप में अग्रजी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, टूट टूट के आती है। कोई नेटवर्क इश्यू है आपके साथ? लेफ्ट भी हो गया, आप इसको शॉर्ट में या तो ले लें।
हाँ, मैं आपको भेजता हूँ। हाँ, तो डॉक्टर साहब नमस्कार। अब भागीरथी की प्रॉब्लम है वो नेटवर्क की, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस सेशन को ड्राई ऑन करें, और रूपचंद जी जुड़े हुए हैं, वो अपने कुछ आइडियाज हैं, मैं आपके सामने कुछ डायरेक्शन दे दूं पहले, क्योंकि मुझे उनका लेना था उस हिसाब से। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि किसान मिलेट पैदा करेगा, दुनिया का किसान करेगा, भारत का ही नहीं दुनिया का, और दुनिया के उत्पादक होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि बाहर वाले जो है वो बहुत ज्यादा वो मिलेट पैदा करके हमारे यहाँ डंपिंग बना दे। कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है मिलेट ईयर में। ये भी हम आप डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि किसान वर्सेज उत्पादक इंटरनेशनल, हमारे किसान को कितना फायदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल किसान कहीं जवारे पैदा हो रही हो दुनिया भर की यहाँ ला करके दे दे। तो एक तो ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। दूसरी ये कि भारत सरकार की किसान की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं से खेत में खड़े किसान को कितना फायदा है, और जो इसके अंदर जो इसको कंज्यूमर है उसको फायदा है। तो योजनाएं प्रो फार्मर है या प्रो कंज्यूमर है, ये एक डिस्कशन रहेगा। तीसरा ये कि इनमें किसान पैदा तो करेगा, वो होगा रॉ मटेरियल, और उसको फिर वैल्यू ऐड करना, पैकिंग करना, मार्केटिंग करना, ये व्यापार जगत के हाथ में है, किसान के हाथ में नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने बाजरी जवार पैदा करके ढेर लगा लें और इंटरनेशनल मार्केट के WTO के जाल में आ जाएं, कंपटीशन में फंस जाएं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। ये थोड़ा हमारी शंका है। और योजनाएं तो आप बताएंगे, क्योंकि सरकार की योजनाएं आपके पास में आई हुई है, तो वो उसके बारे में तो बताएंगे। लेकिन ये मैं 3 सवाल जो आपके सामने रख रहा हूं उसको सम अप करते हुए कि किसान, इंटरनेशनल किसान जो है वो पैदा करेगा, मिलेट ईयर है तो कुछ न कुछ सुविधाएं मिलेगी, और इंटरनेशनल किसान की एवज में इंटरनेशनल उत्पादक भी है, तो उत्पाद नहीं, वो जो खाने वाले कंज्यूमर है वो तो भारत में सबसे ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ये कोई हो कि भाई उत्पाद खाने वाले वहां है तो हम मिलेट पैदा करके उनको भेज दें। दूसरा ये है कि जो हमारी योजनाएं हैं जो उनके हित की हो या मेरे किसान के हित की, क्योंकि ये लोकल है, लोकल योजनाएं, भारत की अलग योजनाएं होगी, मिलेट पैदा करने की दूसरे देशों की अलग होगी। तीसरी हमारी ये है कि हमारा मिलेट पैदा होने के बाद में यदि किसी व्यापारी के हाथ में जाएगा, मार्केट के हाथ में जाएगा, तो वो क्या करेगा। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी ले अपनी बात को हमें बताएं कि भाई क्या है, ये 3 सवालों को लाइन अप करते हैं। सभी को नमस्कार जी। आपने जो सेशन रखा है बहुत बढ़िया सेशन है, और इसमें क्या है कि जो सबसे पहले चीज है कि इंटरनेशनल किसान पैदा करेगा, सभी पैदा करेंगे और हम भी पैदा करेंगे। तो उसमें जो सबसे बड़ा उत्पादक है, जितना प्रोडक्शन करता है वो भारत ही करता है। पूरे वर्ल्ड की 30 से 40% मिलेट की प्रोडक्शन इंडिया में ही है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया के किसान ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और फायदा इंडिया के किसान को ही होगा। दूसरी चीज, इसका जो प्रो फार्मर और प्रो कंज्यूमर्स की बात है, जो अब पूछ रहे हैं कि प्रो फार्मर किसान को फायदा होगा या कंज्यूमर को फायदा होगा। कि कंज्यूमर को फायदा है क्योंकि वो एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खा रहा है, और जिसमें ये सब फार्मर को तब फायदा हो जब इसका कंजप्शन हर तरफ से बढ़े। अगर आप राइस की और व्हीट की बात करें, मक्का की बात करें, तो वो उसकी कंजप्शन इस वजह से ज्यादा है क्योंकि वो स्नैक फूड इंडस्ट्री भी उसको यूज करती है, उसको ब्रेड इंडस्ट्री, नूडल इंडस्ट्री, जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज हैं वो मक्का, राइस और व्हीट ही यूज करते हैं, गेहूं और चावल यूज करते हैं। तो उसके बाद सीरियल्स में से और फिर ये मिलेट्स यूज नहीं करते हैं।
इसके कई कारण हैं मिलेट्स ना यूज़ करने के, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बन पाते हैं, ग्लूटेन की मात्रा इसमें नहीं है, कुछ ऐसा करते-करते, और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी इतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो किसानों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि अब जो भी फूड इंडस्ट्री, इंटरनेशनल फूड इंडस्ट्री रही, और उसके साथ मोदी ने कभी भी बातचीत की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने इस बारे में ज़रूर फोकस किया कि फूड सिक्योरिटी के तहत न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी मान्यता दी जाए और उसमें मिलेट्स की जगह एक अच्छी रखी जाए। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अब मिलेट के ऊपर एक अपना रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया, और ढेर सारे प्रोडक्ट्स बना करके आने वाले समय में फूड इंडस्ट्रीज के कई प्रोडक्ट्स आप देखेंगे जो मिलेट बेस्ड होंगे। तो उससे क्या रहेगा कि भाई किसान को फायदा होगा ही होगा, क्योंकि वो उसका रॉ मटेरियल कहीं और से तो होगा नहीं, फार्मर के पास से ही होगा। अगर उसकी कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बढ़ती है, जैसे अगर एमएनसीज हैं, जैसे नेस्ले हुई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुई, या कोई और भी एमएनसीज हैं, पार्ले है, तो ये सब अगर अपना डाइवर्सिफिकेशन करते हुए प्रोडक्ट का मिलेट के ऊपर डाइवर्ट होते हैं और रॉ मटेरियल परचेज की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, तो किसान का मिलेट परचेज किया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट ने इसलिए किया ये सब कि जो हम अपना संसाधन है, अगर आप एक स्वच्छ पानी के तहत देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमने 1 किलो चावल जो है एक्सपोर्ट कर दिया, तो 1 किलो चावल को उगाने में जितना स्वच्छ पानी लगा, उसकी कीमत, उसका संसाधन हमने उस कंट्री से लिया ही नहीं, जो हमने अपने प्राकृतिक संसाधन का यूज कर लिया, और उसकी जो कीमत है वो उससे बहुत कम ली गई। और ये इस तरह से जो दोहन हो रहा था प्रकृति का और हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे उस चीज को, उसको थोड़ा रोकने के लिए मिलेट के ऊपर फोकस किया जाए, ताकि हम उसको दोहन को रोक सके, अपने प्राकृतिक संसाधनों को। सरकार का एजेंडा यही है इसमें कि भाई हम अपने ना करके, और ये इसको पानी के संसाधन को ना करके कम पानी की फसल को उगाए। इसमें सरकार ने कुछ अच्छी योजनाएं स्टार्ट की हैं, जैसे एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें मिलेट के लिए बोला गया है कि मिलेट को लगाओ। मिड डे मील के लिए भी कहा गया है कि एक दिन कम से कम मिलेट का इस्तेमाल किया जाए। इसके तहत किसानों को क्लस्टर्स बना करके उसमें फ्री सीड्स की भी योजना आई कि भाई फ्री सीड्स दिए जाएंगे, और एफएलडीज जो है फ्रंट लाइन डिस्प्लेस जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, उसके ऊपर भी सभी कृषि जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको कहा गया है एफएलडीज मिलेट की लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके तहत जो भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, उसका खर्चा है, वो किसान को दिया जाए। भावांतर योजनाएं, जैसे अभी हरियाणा में क्या है कि बाजरे के ऊपर भावांतर योजना दी जाती है, तो इस तरह की योजनाएं भी मिलेट के ऊपर आएंगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जो चीज़, और यूपी में भी जो किसान को पिछली बार मनीष भारती जी भी कह रहे थे कि भाई हम गन्ना उगाना छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि गन्ना तो खरीद लिया जाएगा, और चीज़ उगाएं तो शायद ना खरीदी जाए। ऐसे ही हरियाणा पंजाब में गेहूं चावल तो खरीद ही लिए जाएंगे, सरकार के द्वारा सपोर्ट है उसकी कि भाई मंडी में सिस्टम ऐसा है कि गेहूं चावल खरीदा जाएगा। पर अगर और की किनोवा लगा दें, किसान कुछ और लगा दे, उसका बेचने का कहाँ रहेगा? उसका अगर बाजरा भी भावांतर के ऊपर ही लेते हैं, खरीदारी एक बार 1 साल 2 साल की थी, उसके बाद उसकी बंद कर दी, साल के बाद भावांतर देना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से उसका अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट आता है मिनिमम प्राइस के तहत, तो उससे भी किसान को फायदा होगा, और वो किसान उसका इस्तेमाल करेगा और किसान उसको लगाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट परचेज की गारंटी देगी तो उसमें लगाने रहेगा ही रहेगा कि वो लगा लेते हैं। तो ये चीज़ें कुछ आई हैं इसमें, इसके तहत। और जैसे मिलेट के खान पान को हरियाणा असेंबली में भी लिया गया, पार्लियामेंट में भी किया गया लंच, जो मोदी सरकार ने किया आपस में।
तो वो सिर्फ प्रमोट करने के लिए हुआ कि भाई हम ऐसा हो सकता है, और अलग अलग रेसिपीज आ रही हैं। अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है हर जगह। हमारे पास भी ये चीज़ आई है कि भाई जो मिलेट्स से फूड प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात की जाए, उनके ऊपर ही रिसर्च की जाए, और अगर नए डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स आए उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाई जाए कि उनका इंडस्ट्रीज में कैसे, स्नैक फूड इंडस्ट्री में या किसी भी फूड इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसको कैसे वो बढ़ सकता है। हाँ, प्रो कंज्यूमर तो है, क्योंकि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरियल से अच्छा है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कुछ जो डिजीज ग्लूटेन से रिलेटेड है, एलर्जीज, उससे बचाव होता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। हाँ, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि इससे हमारी प्रकृति का दोहन नहीं होगा, हमारे साथ संसाधनों का, तो वो भी एक सही है। तो इस तरह से ये सरकार ने इसको प्रमोट किया जी। हाँ, नहीं, मेरी एक शंका फिर डॉक्टर साहब ये रह जाती है कि WTO के अंदर जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है हमारे बीच में हुआ, उसके अंदर सब्सिडी का जो प्रोविजन है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अमेरिका जैसे देश बहुत ज्यादा दे देते हैं, और वहां से वो सस्ता हो गया, तो हमें सस्ता, वहां से जैसे ज्वार आती थी पहले अमेरिका की साइड से, ब्राजील पता नहीं कहाँ से आती थी, मैं वो छोटा था तब की बात है, तो हमारे यहाँ पे लालड़ी ज्वार कहते थे, लाल जिसको रातड़िया कहते थे वो आता है, तो यहाँ आती थी और बहुत सस्ते में आती थी, वो बहुत पैदा होती है वहाँ। अब वहाँ जमीन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है, वो लोग ग्रीन बॉक्स में बहुत बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं, यहाँ के किसान को तो सब्सिडी मिलती नहीं, 15,000 समथिंग पर सब्सिडी साल भर में मिलती है। तो ऐसा तो नहीं हो कि मार्केट के इस फ्लक्चुएशन में FTA भी हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रहे हैं, तो इस FTA में ये हमारे नेताजी साइन करके आ जाएगा, हमारा माल इधर जाए, वो तो है ही, WTO में तो है ही, लेकिन मिलेट पे ही कर ले। तो ऐसा कंज्यूमर यहाँ है, दुनिया यहाँ झांक रही है कि इनको मिलेट खिला दो, और हमारे पास मिलेट सरप्लस है। तो उसके अंदर आप क्या सोचते हो कि कहीं ऐसा बवरजाल तो नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय कर रखा है? नहीं, देखिए, इसमें भंवरजाल तो नहीं है। इसमें फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि जो लीडिंग प्रोड्यूसर है मिलेट का सबसे ज्यादा, वो भारत देश ही है। हाँ, सरप्लस इस वजह से है क्योंकि हमारे पास भी सरप्लस ही रही है ये, इसीलिए हमने बाजरा नहीं, जो आज जो प्रोड्यूसर है तो है, लेकिन कंज्यूमर भी दुनिया के सबसे ज्यादा यही है ना, जी। 40% हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर तो हमारे बहुत हैं यहाँ। तो वो आदमी देखे कंज्यूम यहाँ करवा दो। अब जो आदमी शहर में बैठा है, वो आदमी हमारी बाजरी खरीदे या ऑस्ट्रेलिया की खरीदे, ये समस्या तो हुई ना। ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की सस्ती आ सकती है बाजरी। नहीं, आज में ये सस्ती तो नहीं आएगी वो, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मैं यही बता रहा था कि हमारा जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की ही बातचीत चल रही थी। अभी भी पिछले 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया गया, नेशनल मिलेट ईयर मनाया था, और उस 2018 से ही अच्छा, तैयारियां शुरू हुई, और 2018 के अच्छा, बाद से इसमें 60 के लगभग हाई यील्डिंग वैरायटीज मिलेट की रिलीज की गई, और कुछ ऐसी भी वैरायटीज की गई जो जिनकी, जैसे अभी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने एक वैरायटी रिलीज की और उसका एक बीमारी से रहित ज्वार की वैरायटी रिलीज की। तो इस तरह से उसका भी प्रोग्राम चलाया गया। ऑल इंडिया जो एक्रिप की स्कीम थी मिलेट्स के ऊपर, उनके ऊपर भी फोकस किया गया। एक्रिप होता है जी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तो उसके ऊपर भी फोकस किया गया मिलेट के ऊपर, उसमें भी काफी पैसा आया। आर RKVY जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी, उसमें भी 300 करोड़ के आसपास इन्होंने पैसा दिया मिलेट के लिए, कि मिलेट का जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और चले काम। दूसरी जो आपकी शंका है कि कंजप्शन हमारे पास हो रही है ज़्यादा, हमारे पास कंज्यूमर ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमें कंज्यूमर मान करके यहाँ सारा डंप कर दिया हाँ, जाए। ऐसा नहीं है कि हम सभी ऐसे कंज्यूमर्स में से ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, मुझे जो जहाँ तक नहीं, लग रहा है डॉक्टर साहब मैं रोक रहा हूं। सरकार की कोई ऐसी योजना हो जो ये कहती हो कि भारत के मिलेट की ये खूबियां हैं, या भारत को मिलेट को आप खाइए, या वैसे तो कोई खाता नहीं, आदमी पैसे को देखता है, खूबी कोई ऐसा हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है क्या इंडिया गवर्नमेंट के पास?
ऐसा कोई खूबी का लिए तो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आया हुआ कि भाई भारत का खूबी और भारत का ही मिलेट खाइए। वो तो सभी देशों का मिलेट है और उसको खाइए की बात है। तीसरी बात क्या है कि जो आप हमारी शंका है कि हम बड़े कंज्यूमर हैं तो यहाँ हमारा डंप कर दिया जाएगा कंज्यूमर करके। हाँ हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होगा, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इन प्रोडक्ट्स का, मिलेट का रॉ मटेरियल का यूज होगा, तो वो भारत के मिलेट का यूज होगा। ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है और जो हमारा कॉस्ट है जो मिलेट्स का, वो मच मच लोअर है, काफी नीचा है दूसरे मिलेट्स से। कि जो आप ज्वार की बात कर रहे हैं, लाल ज्वार जो पशुओं को खाने के लिए थी, उस वक्त की जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी जब हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था। तो दो तरह की ज्वार होती है जी, एक सफेद और एक लाल अड़ी ज्वार। और जो लाल अड़ी ज्वार थी वो उनके फोडर के लिए काम करते थे, पशुओं के लिए होती थी, इंसानों के लिए तो सफेद ज्वार ही खाते थे लोग। तो वो उन्होंने डंप कर दी थी हमारे पास ये करने के लिए कि भाई चलो ये खा लेंगे क्योंकि इनके पास अनाज नहीं है, कुछ ऐसा रहा है। तो वो चीजें बहुत दूर हैं, अब सब कुछ लोग अवेयर भी हैं और ऐसा कुछ है भी नहीं कि भाई हम वो चीज लेंगे और या हम डंप कर देंगे। भारत पहले से ही एक सस्टेनेबल है। जब आप रिक्वायरमेंट नहीं डालेंगे किसी चीज की इंपोर्ट की तो कोई जबरदस्ती तो फेंक नहीं पाएगा। और जब हम सेल्फ सस्टेन हैं, खुद पर्याप्त मात्रा में उगाने के अनाज, तो वो इंपोर्ट करने का तो औचित्य ही नहीं बन जाता। दूसरी चीज क्या चलो है कि ठीक है, मैं अब रूपचंद जी के सवाल ले लूं। रूपचंद जी, आप इस बात पे सोलें कि इस डॉलर के एरा में और कंज्यूमर के एरा में, कंज्यूमर हाईएस्ट है, डॉलर की टांग है, डब्ल्यूटीओ की पंचायती है, सब्सिडी का बहुत बड़ा है, इसमें हमारा मिलेट ईयर में मेरे खेत में खड़ा हुआ किसान के लिए कोई फायदा है, या ये वहां से बिस्कुट बन के आएंगे बाहर से, या वो पैक होके आएंगे, या हमारे कॉरपोरेट के लोग जो हैं वो उसमें बना करके लोगों को बांट देंगे? हम इसको किस तरह से लें, किस माइंड सेट से लें? मिलेट हमारे लिए बहुत आवश्यक है, मिलेट हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एनवायरमेंट के लिए भी बहुत बड़े फायदे हुए, क्योंकि इकोसिस्टम के तहत जो इको जोन बने हुए उसके हिसाब से भी हमारे लिए जरूरी थे, ये हमें जरूरत था। और ऑर्गेनिक जो है उसके अंदर उगाने में भी बहुत सुविधा रहेगी इसमें। ये सारे प्लस पॉइंट है। लेकिन मार्केट का जो जाल है उसके बारे में कोई आपके दिमाग में कोई बात या सवाल या ऐसी कोई बात बनती हो तो आप अपने हिसाब से बताएं, फिर क्लियर करेंगे राज साहब से हम। सब साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो सबसे पहले मैं दो तीन बातें आपके सामने वाला फ्रेम बनाना चाहता हूँ। फ्रेमवर्क के 15 में आया था ईयर ऑफ पल्सेस, फिर अभी 23 में आया है जे मिल्ट ईयर, और 24 में आएगा कैमलेट ईयर। वो ऊंटों के बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए जितने भी ऊंट वैरायटी के वर्ल्ड में पशु हैं वर्ल्ड में, 24 में जो इसको डिक्लेयर करेंगे, ऐसे लोगों की इकानमी, ऐसे लोगों की फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से यूएनओ जो है वो रवायती तौर पर, जैसे यूएनईपी रवायती तौर पर स्लोगन देता है एनवायरमेंट के लिए, ऐसे ही एफए और डब्ल्यूएचओ जो है एक रवायती तौर पर स्लोगन देते हैं। उस स्लोगन में मिल्ट भी है। एक बात हो गया। अब सवाल है कि हम जैसे नेटवर्क में चल रहे हैं 21st सेंचुरी में, उसमें स्टेपल फूड की जो परिभाषा दी है ग्लोबली वो दी है डब्ल्यूएचओ ने, और उसमें जो सेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, प्रोटीन या जो भी कहो, उसको आगे ट्रांसलेट किया है एफएओ ने इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। और उसमें 4-5 ग्रेन जो हैं वो उसमें आगे हैं। और उसमें आप शिफ्ट देखो कि उसमें व्हीट है, राइस है, मक्का है, और प्रोटीन के लिए पल्सेस है। अब अभी आप देखो कि 1960 के बाद पल्सेस की कंजप्शन जो है वो प्रोडक्शन भी कम हो गई और मीट की कंजप्शन बढ़ गई है प्रोटीन की जगह। ये जो शिफ्ट जो है कि पल्सेस
कि प्रोटीन के लिए पल्सेस और प्रोटीन के लिए नॉन वेज। अब देखो भारत में देखो आप कि जहां भी नॉन वेज का वो है, वो चलन जो है वो 1960 के बाद तकरीबन बढ़ा है। जहां 60 से पहले कोई पोल्ट्री फार्म नहीं था, कोई पिगरी फार्म था नहीं था, दूसरा नहीं था। आजकल सब आपको लार्ज स्केल में आपको मिलती है। और इसका बिजनेस का मतलब जो है कि पल्सेस डिक्लाइन होगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और मीट जो है वो प्रोटीन के सोर्स में बढ़ेगा। ये शिफ्ट जो है ये WHO अपनी पॉलिसीज में या उसमें जो इंटरनेशनल जो उनका फिनोमेन है वो उसमें ला देते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि जब स्टेपल फूड में राइस और व्हीट ला दी, अब सारी दुनिया की जितनी कंपनियां हैं वो इसी पर ट्रेड करती है, इसी पर फिक्स करती हैं। अब रह गया कोर्स ग्रेन, ये मोटे अनाज वाले। अच्छा, मोटे अनाज की पैदावार आस्ता आस्ता लोगों को कम कर दिया आपने, और हमने कम की है। जहां पर मैंने वो किस्सा देखा है कि जहां ये जो अपना जीरा साहब है गुरुद्वारा अपना कर्नाटका में, अल्ट्रा ड्राई लैंड है अल्ट्रा, और वहां पर लोगों ने गन्ना लगाया हुआ है, वो लगा करके ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर निकाल के। अब बताओ कि कमर्शलाइजेशन एक तरफ और इकोलॉजी एक तरफ और पैसा एक तरफ, ये तीनों चीजों को मेल में हम जो लोग हैं जो ट्रैप में फंसे हुए हैं। एक साल ये निपट जाएगा WTO में, हो सकता है पार्लियामेंट में भी मिल्ट वो सर्व करें, मगर सवाल है कि लगातार क्या होगा। उसके लिए चाहिए कि जो आपकी जो अपनी इंडिया की या हर कंट्री की अपनी जो फूड सिक्योरिटी की पॉलिसी है ना, उसको चेंज लाया जाए। उसमें ये तभी हो सकता है कि अगर हम मैंडेटरी ये कर दें कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के मुताबिक प्रोडक्शन है उसको सरकार परचेज करके मिड डे मील में उसको सप्लाई करे, ताकि सरकार के लिए बाइंडिंग हो जाए कि वो उसको मिल्ट को उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो प्रोडक्शन होती है मिल्ट उसको परचेज करे, चाहे वो दाल हो जो भी हो, और वो मिड डे मील में वो लोग बच्चों को सप्लाई करे, ताकि लोगों में भी बच्चों में एनर्जी आ जाए। और कहा उसमें 3-4 बेनिफिट हो सकते हैं आपको। एक तो माल न्यूट्रिशन से निजात पाई जा सकती है, एक अनीमिया से निजात पाई जा सकती है, एक आपका हेल्थ की वो है वो इम्प्रूवमेंट होगी। पर क्वेश्चन सिर्फ ये है कि सरकार को अपनी पॉलिसी बदलने के लिए WTO से थोड़ा सा हटना पड़ेगा या उससे टक्कर लेना पड़ेगा। वो कैपेसिटी जो है वो आज डॉलर की दुनिया में या WTO की दुनिया में ये इनके पास पॉसिबिलिटी, जहां ये फंस चुके हैं, अपना सिर गर्दन दे दी है WTO के सामने, अब इनका गले का फद्दा बन गया है। ये अभी आपने ये पीछे देखा होगा को MC12 की मीटिंग हुई थी, जहां पर इन्होंने वो 1-2 हल्ला किया इंडिया और चाइना ने, फिर उन्होंने यूरोप वालों ने नई पॉलिसी ला करके वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस फूड सिक्योरिटी में तो उसको उन्होंने ड्रिल कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक हम अपनी पॉलिसीज को पीपल ओरिएंटेड नहीं बनाते और एनवायरनमेंट पर्यावरण के मुताबिक नहीं चलाते, तब तक हमारा चलना जो है वो बड़ा मुश्किल है। ये जो सो कॉल्ड स्टेपल फूड का जो स्लोगन वगैरह है टीवी वगैरह में, जब बच्चे उस तरफ चले जाते हैं, तो हमें आने वाली जनरेशन्स को मोटिवेट करने के लिए हमें सारा स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। उसमें एड्स भी है टीवी की, उसमें शो भी है, और उसमें अपनी वैल्यूज भी हैं, तब जाकर के जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। नहीं, रूपचंद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि WHO क्या इस मिलेट के बारे में कोई ऐसी बात कंपैरेटिवली कह रहा है कि भाई मिलेट 2 नंबर पे है और दूसरे अनाज वो नंबर 1 पे है, या क्या मिलेट को कैसे वो लो एसेस कर रहे हैं? जब उन्होंने स्टेपल फूड, हाँ, जब उन्होंने स्टेपल फूड के पैरामीटर में, डॉक्टर अनिल जी बता सकते हैं, जब उन्होंने स्टेपल फूड के पैरामीटर में मिल्क को इंक्लूड नहीं किया। मैं इसलिए डॉक्टर साहब के पास में इसी बात में, क्योंकि डॉक्टर साहब फूड टेक्नोलॉजी से है, तो ये हमारे इस सेशन में क्लियर होना जरूरी है कि जब हम खाने के अंदर WHO टांग अड़ाए कि भाई ये खाना थोड़ा कमजोर है, ये खाना ताकतवर है, तो लोग दुनिया में ये चलता है। एक चल रहा टीवी ओरिएंटेड मॉडल। तो WHO की रिपोर्ट के बारे में वापस आप करें कि जो ये फूड है स्टेपल वाले, ये भारी बताए हैं और इसमें कमजोर बताए हैं, या यूं ही ये टीवी का टकोसला है या मार्केट का टकोसला? कई बार मार्केट फोकट में ही अपनी बातें कहता रहता है कि आप ये खाइए, ये तगड़ा है, कि कोई रिपोर्ट, कई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें ये बात आई हो। रूपचंद जी क्लियर करें, माइक खोल के आप।
मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही है कि स्टेपल फूड में उन्होंने कोर्स ग्रेन को इंक्लूड नहीं किया है उन्होंने। इसका मतलब अच्छा, जात बाप इंक्लूड नहीं। इंक्लूड नहीं किया उन्होंने, जब उन्होंने कोर्स ग्रेन को इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब हाँ, ऑटोमेटिकली इग्नोर्ड होते हैं। ठीक 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 बात है। ऐसे किसी को घटिया नहीं खाते हो, ना ना ना, ठीक है इंक्लूड बात, नहीं किया। उन प्रोटीन का बस सोर्स उन्होंने पल्स दिया है, और पल्स हाँ की जगह बिल्कुल ठीक। सब्स्टिट्यूट आस्ता आस्ता हो गया मीट। हाँ नॉन वो मार्केट ने सब्स्टिट्यूट दिया है। तो हम डॉक्टर साहब, दो बातें खड़ी हो गई। एक तो WHO के अंदर क्यों नहीं हुआ, दूसरी ये बात खड़ी हो गई कि हमारा कोई पैरेलल ऐसा कोर्स ग्रेन का या मिलेट के पैरेलल तो कोई ऐसा फूड नहीं है जो आप फूड टेक्नोलॉजी से है। क्यों हम बनाए बाजरी, तो रागी के अंदर वो कहते हैं कि रागी बहुत है साहब, रागी का। क्योंकि मैंने एक स्मार्ट खेती के नाम से प्रोग्राम आता है संसद का, तो उसने इस मिलेट के ऊपर, एक साउथ का है, कोई नाम मैं भूल रहा हूँ, यूट्यूब पे आप जाएंगे, स्मार्ट खेती सनसेट टीवी का गूगल करेंगे, 1000 रेसिपी बना दी उसने। तो काफी रेसिपीज का तो टीवी में भी आया है, 1000 रेसिपी खड़ी कर दी मिलेट के ऊपर इसने। तो वो रेसिपीज तब तक लोग नहीं खाते हैं, या तो स्वाद लगे या उनको ताकत का कोई ब्यौरा दे। भाई कई चीजें हम ऐसी भी खाते हैं जो खारी होती है, लेकिन लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि भाई इसमें ताकत है, बच्चों ये खाओ, तो वो खाते थे। तो फूड टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट पे आप अपनी बात रखें कि मिलेट कहाँ खड़ा है बाकी स्टेपल फूड के मामले में, WTO इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। मार्केट तो अपना रोल करेगा, मार्केट को हम नहीं रोक सकते, मार्केट तो करेगा, मार्केट का अपना काम है। वो कंज्यूमर भारत में बैठे हैं, वो अपने हिसाब से करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए क्या है कि जी, सिर्फ WHO ने ही नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN जो हैदराबाद से हैं, उन्होंने भी जो अपनी डाइट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस RDA की जो किताब निकालते हैं, उसमें भी मिलेट का जिक्र नहीं किया हुआ, मोटे अनाज का जिक्र नहीं किया हुआ। उन्होंने चपाती में गेहूं की और सर्विंग में राइस सर्विंग्स दूसरे जो स्टेपल फूड में रहेगा, और जो रूपचंद जी बता रहे थे कि प्रोटीन सोर्स में पल्सेस का दे दिया और वेजिटेबल की बाउल सर्व करके कर दिया, तो उस में कहीं भी मिलेट का ज़्यादा सा जिक्र नहीं है इससे रिलेटेड कि भाई मिलेट की रोटी होगी तो ऐसा इतना एनर्जी मिलेगी, इतने आपको प्रोटीन मिलेंगे, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। जैसा कि स्टेपल फूड के तहत उन्होंने गेहूं, चावल और दालों के बारे में बता रखा है। ये बात ठीक है, बट अभी धीरे धीरे जो चीज़ गवर्नमेंट जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक रवायत की तहत ही इन्होंने एक स्लोगन दिया है, और इस स्लोगन में कि मिलेट इंटरनेशनल मिलेट ईयर बना दिया, पहले इन्होंने पल्सेस ईयर बना दिया था, वो आया है। पर उसके तहत भी जो है थोड़ी सी ये अवेयरनेस जो लोगों को कहने की कि इसकी कंजप्शन बढ़ाई जाए। जब इसकी कंजप्शन बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली फायदा ग्रोवर को तो होगा ही होगा। और ये चीज़ भी हम इसको भी नहीं कह सकते कि सिर्फ इस बार ये रवायती तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार अब इस बार इसके तहत प्रयास कर रही है, अलग अलग स्कीम आई हैं इसके तहत। आज भागीरथ जी अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले थे स्कीम्स के ऊपर कि क्या क्या स्कीम्स आई हैं, कैसे कैसे किसान उसका फायदा उठा सकते हैं। तो वो उसमें भी जो है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग प्लांट्स, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी PHET में भी जो है वो उसको काम करेंगे। उसके अलावा इंडस्ट्रीज के ऊपर भी प्रेशर है कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके मिलेट से रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करिए, और वैसे ही जो अपना लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्रीज, वो उसके ऊपर नहीं कर रही हैं मिलेट के ऊपर। वो थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं कि हमें मोटे अनाज की तरफ मिलेट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, अगर अब देखा जाए तो भारत, हम बात कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी के मामले में ठीक है, अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसके तहत बढ़ रहा है आगे। उसमें जो है मिलेट्स जो है एक बड़ा पार्ट, मेजर रोल प्ले करेंगी, और स्टेपल फूड्स जो अभी तक डिक्लेयर कर रखे हैं, चाहे वो NIN ने कर रखे हैं, WHO ने कर रखे हैं,
राइस व्हीट को और फिर उसके बाद मीट पल्सेस को, उससे थोड़ा सा शिफ्ट नहीं आएगा जब तक ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव नहीं हो सकती। ये बात WHO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी को पता है इस बारे में, और इसी पर बात करने के लिए ही आगे बढ़ा जा रहा है। और स्कीम्स तो जो दी जा रही हैं मेरे हिसाब से अभी पर्याप्त नहीं है कि एकदम से उसमें मिलेट के फार्मर्स को, अब बात करें अगर हम हरियाणा पंजाब की, तो ज्वार बाजरा ही ऐसा है जो मेजर मिलेट ग्रो करते हैं। अभी थोड़ा बहुत लोगों ने किनोआ लगाना शुरू किया जो कि बिका भी नहीं, ये भी दिक्कतें रही इसमें। तो फिर भी जो हम बात करें कि भाई मिलेट्स में ज्वार बाजरा अगर यही ग्रो हो और यही का प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, और इनका मैंने पहले भी बताया था उसमें कि पिछले 2-3 साल लोग इन्होंने गवर्नमेंट ने खरीदा, स्टोर किया बाजरा को, और PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में भी लाने की कोशिश की, पर वो चला नहीं उतना ज़्यादा, ना ही मिड डे मील में चला बाजरा। तो उसके बाद परचेज करना बंद कर दिया सरकार ने, हरियाणा सरकार ने भी, और भावांतर दे दिया उसका कि जी भी जितना होगा आपको उसका भावांतर मिल जाएगा, बाकी जो मार्केट में बिकेगा वो बिकेगा, बाकी जो उसका भाव का अंतर होगा वो सरकार दे देगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करने के बाद ऐसा हुआ। तो बट वो थोड़ी सी चीजें फिर से गवर्नमेंट के जब तक परचेजिंग सपोर्ट नहीं आएगी, जब तक उसकी, तब तक किसान भी उसको ज्यादा सा नहीं। तो उगाएगा नहीं। परचेजिंग मैं यहाँ थोड़ा सा ये रोक रहा हूँ, और आपको अनिल जी, परचेजिंग सपोर्ट गवर्नमेंट तो मान लो नहीं करे, लेकिन इंडस्ट्री का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है क्या कि जैसे आपने कहा कि अभी तक नहीं आया, कोई जैसे काजरी ने बिस्कुट बनाए बाजरी के, मैं लेके भी आया था पैकेट, कोई ऐसा इंडस्ट्री के माइंड मेकअप हुआ? क्योंकि किसान एक साल में बो करके वापिस बाजरी को कोई फेंक देगा ऐसा तो है नहीं, वो तो 3-4 साल उसके बीज भी होगा, बोएगा, तो 3 साल का तो उसके धंधा छिड़ गया किसान के लिए। तो क्या इंडस्ट्री का कोई ऐसा उसमें कोई योजनाएं हैं क्या? मैं बागरी जी से तो वो नहीं थे, लेकिन मैं उनसे बात भी करूंगा कि आप उसका प्रेजेंटेशन भेजें, तो मैं 15 मिनट उनसे बात करूंगा कि भाई योजनाएं मुझे साफ सुथरी बताओ कि क्या, क्योंकि मार्केट किसी भी बात को बढ़ा सकता है, ये मेरा मानना है। अजीनोमोटो साल्ट 50 देशों में बंद है, लेकिन मैगी और इसमें आप तो नेस्ले में रहे हैं, इन्होंने अजीनोमोटो का साल्ट देकर के बच्चों में बहुत प्रसिद्ध कर दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं मार्केट के लोग, चाहे कुछ भी हो। तो मार्केट का कोई ऐसी योजना है, कोई इंडस्ट्री कोई आपके ध्यान में हो, या गवर्नमेंट का तो वो डुलमुल है, मामूली, ठीक है आप बोलो वो उन्होंने कहा, इन्होंने कह दिया, आगे हमें लगा दिया धंधे कि आप खेत में ले जाओ, बीज ले जाओ, बो दो, हमने बो दिया, फिर वो पंगे में पड़ गए। तो इसके बारे में कोई आइडिया है क्या आपके बारे में, कोई ध्यान हो, कोई ऐसी इंडस्ट्री? काजरी ने बिस्कुट बनाए, ये मेरे ध्यान में, और कोई आपके ध्यान में हो कोई ऐसी बात है भाई? देखिए कि जो काजरी जो है वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो आप इंडस्ट्री नहीं कह सकते। कितना बिस्कुट बनाएगा, थोड़ा बहुत बिस्कुट बना करके वो दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उन्होंने ट्रेनिंग दी है, वहाँ ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, और वो थोड़ा बहुत इस बारे में काम कर सकता है। एक हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स है हैदराबाद में, उसने भी इस तरह के काफी प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की है। एक वो जो मिलेट महाराज जो साउथ इंडियन है, मिलेट, बस वो मिलेट महाराज वाला वही, उन्होंने भी लगभग जो है 1000 के आसपास रेसिपी बनाई है, और उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, इन सब के साथ पिछले साल मोदी जो गौर सरकार है, खुद मोदी जी ने इनकी कम से कम भी 2-3 घंटे की मीटिंग ली, और उस 2-3 घंटे की मीटिंग का असर ये हुआ कि इनके जितने भी R&D सेक्शंस हैं, जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शंस हैं, उनमें मिलेट के ऊपर काम चल रहा है। और मिलेट के ऊपर काम चल रहा है, कुछ लोग उसको नूडल्स में, जैसे अगर आप 1200 टन का डेली का प्रोडक्शन है नूडल का, नेस्ले से, मैगी से ही, और उसका 70% नूडल मैगी ही, सॉरी नूडल्स का शेयर है मैगी का पूरे मार्केट में। तो अगर आप 1200 टन प्रति दिन प्रोडक्शन है, तो उसमें 1000 टन तो वो गेहूं ही यूज करते होंगे लगभग। तो मैं वो भी खुद भी नूडल्स बनाने की कोशिश में हैं फिलहाल। इससे उन्होंने 3 चीजों के नूडल्स बनाए भी हैं, रागी के, बाजरा के और जवार के। तो वो भी थोड़ा सा उनका ट्रायल्स भी बाकी हैं काफी, बट वो आने वाले समय में मार्केट में लॉन्च होंगे।
पर वो मुझे नहीं लगता कि नूडल को रिप्लेस कर पाएंगे। 2 या 3% ही नूडल को, वो मैदा के नूडल को रिप्लेस कर पाएंगे। तो वैसा बड़ा सा तो हम नहीं कह सकते कि बहुत ही कुछ आएगा ऐसा कि बिस्किट से, नूडल से कुछ कंजप्शन आएगी। हाँ, कंजप्शन आएगी कि अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, लोग अपना जो है स्टेपल फूड को रिप्लेस करके गेहूं चावल को इसकी मिलेट्स की तरफ मुड़ें तो फायदा है। पर वो आने वाले समय में मुझे उसका ज्यादा सा लगता नहीं कि कर पाएंगे लोग। हम खुद जो इस बेल्ट से हैं जहां बाजरा खाया जाता था सर्दियों में, गर्मियों में, पूरा पूरा मतलब कम से कम भी 200 दिन तो बाजरा ही खाते थे हम भी अब जो है पूरी सर्दियां बाजरा नहीं खा पाते हैं लोग। तो वो अगर नहीं खा पाते हैं तो सोचिए कि दूसरे जो लोग हैं वो कैसे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए भी मुझे ज्यादा सा फर्क लगता नहीं कि आएगा। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होता है तो उसमें जैसे और भी इंडस्ट्रीज हैं, एचयूएल पर काम कर रहा है कि न्यूट्री बाउल बनाने की कोशिश कर रहा है कि एक बाउल पूरा बनाए न्यूट्रिशन से और उससे काम चल जाए। वीएलसीसी इन जो पफ्स बना करके न्यूट्रिश के, बाजरे के और दूसरे मिलेट्स के, वो एक संपूर्ण डाइट में देने की कोशिश कर रहा है। एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, सिफेट लुधियाना करके, वो भी उसके ऊपर बाजरे के जो कुरकुरे आते हैं जिसको आप बोलते हैं पफ्ड प्रोडक्ट्स को या एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स को, वो बनाने की कोशिश, वो उन्होंने वो बनाए हैं, कोशिश नहीं बनाए हैं उन्होंने वो। और इसी तरह से जैसे सेरेलैक आता है, वो उसमें भी मिलेट्स को डाल करके उसका फ्लेक्स बनाए हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी काम हो रहा है उन चीज़ों पर, और इंडस्ट्री भी इस पर काम कर रही है। और गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन यही है कि मिलेट से नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो हो मिलेट से हो, और मिलेट को रॉ मटेरियल के तहत यूज किया जाए ताकि किसानों को मिलेट का अच्छा भाव मिल सके और मिलेट लोग उगाएं और अपने प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दोहन करें। नहीं, एक बार मैं आपके लेवल पे ही पूछूंगा, यूनिवर्सिटी के लेवल पे क्या सीड के अंदर यूनिवर्सिटी के लेवल पे ऐसी रिसर्च आ रही हो जो रिसर्च जिंक और आयरन की फुलफिल कर रही हो बायोफोर्टिफाइड सीड के तहत? मैंने 5 जगह वो पूसार, जोबनेर, आपके सार और इनमें लायाथार में लीड की कोशिश भी की, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया। तो क्या इस पे कोई रिसर्च हो रही है? यूनिवर्सिटी इस बात को कह रही हो कि भाई हमने जो सीड दिया है उसके अंदर जिंक फुलफिल है, आयरन फुलफिल है, तो अनीमिया जिनका रोग है वो आयरन लेंगे। तो इस पे कोई रिसर्च चल रही है क्या यूनिवर्सिटी लेवल पर? अभी काफी वीट वैरायटीज और मिलेट्स की वैरायटीज पर काम चल रहा है कि जो कि बायोफोर्टिफाइड फोर्टिफाइड लेवल पर, बायोफोर्टिफाइड जो वैरायटीज हैं उन पर काफी काम चल बायो रहा है। हाँ जी, कुछ वैरायटीज जो है वो रिलीज हुई हैं बायोफोर्टिफाइड गेहूं की, और बाजरे की भी हुई हैं, ज्वार की भी हुई हैं, और उसके ऊपर और आगे काम चल रहा है जी इसी पर। और इसी की डायरेक्शन है कि बायोफोर्टिफाइड ही वैरायटीज दी जाएं ताकि जो वो ठीक रहे। तीसरी चीज, एक जो हमारी पहले भी बात हुई थी इस मामले में कर लेकर के, एफआर के फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स का बना करके ये लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है पीडीएस का, उसमें ये उन चावलों में एक ऐसा कुछ ऐसे चावल डाल देते हैं, दाने डाल देते हैं जो गोली मानो उनको कि जिंक की, आयरन की, फॉलिक एसिड की गोलियां लगाओ, वो डाल देते हैं। वो उसमें सही, वो भी काफ़ी एक अच्छा ट्रायल चल रहा है, और उसका जो ट्रायल स्टेट है वो हरियाणा को चुना गया है एफआरके के लिए। उस पर भी एफएसएसएआई केंद्रीय जो मंत्रालय है फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, वो उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी काम हो रहा है बायोफोर्टिफिकेशन पर, और फोर्टिफिकेशन पर भी काम हो रहा है अलग से। अगर बायोफोर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है तो वो चीज ठीक है उसमें, चाहे वो तो सभी स्टेपल फूड्स के लिए हो रहा है जी। हाँ, सभी के लिए हो रहा है, लेकिन इसके लिए और इसमें जो है ना, जिसके मतलब क्या है साहब के बाजरी में आयरन की कमी मानी गई, बाकी में भी मानी गई। यदि बाजरी में आयरन थोड़ा पुष्टअप ज्यादा हो जाए तो अनीमिया के कारण से लोग देखे भाई बाजरी खाएंगे तो अनीमिया मिट जाएगा। जो औरतें जिनकी डिलीवरी ड्यू है उनको ये दिया जा सकता है। रेलवे की कैंटीन के अंदर इन्होंने फोर्टिफाइड के लिए रेलवे का जो ढांचा है उसके अंदर लिया एक तो, और एक इसके अंदर जो है मिड डे मील के अंदर ये बायो फोर्टिफिकेशन का फोर्टिफिकेशन वाली जो कंसेप्ट ली है।
हाँ राम प्रसाद जी, आपने हैंड रेज किया, क्या सवाल पूछना चाह रहे थे आप, या कोई कहना चाह रहे थे समाज? सभी विद्वान मेहनतकश साथियों को मेरा प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, दुनिया के अंदर जो भी नई बात आती है, उस नई बात के पीछे किसान नहीं होता है, होता तो बिजनेसमैन है या ये सरकारें होती है। अब बात यह है कि जब मिलेट की बात आई है तो हमारे पूर्वज तो हमेशा मिलेट ही खाते थे, ज्वार और बाजरी खाते थे, कुछ इलाके मक्की वगैरह खाते हैं, जो भी खाते थे। तो इनके प्रति सरकार या इन कंपनियों, जो फूड कंपनियां हैं, इन्होंने तो दुष्प्रचार फैलाया था कि भाई इसमें कुछ नहीं है, ये गेहूं खाओ और वो खाओ। अब जागरूकता अगर ये सरकार चाहे तो इसमें फैला सकती है। जागरूकता का सबसे अच्छा माध्यम है पाठ्यक्रम। तो पूरे भारत के बच्चों के पाठ्यक्रम में ये हो जाएगा, ये इसके गुण बताए जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। नहीं तो किसान की जागरूकता भी काम आएगी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो खेती राजस्थान में, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में होती है ना, वो बहुत ही अभावग्रस्त है। जो बाजरी ज्वार पैदा होती है वो बहुत स्वादिष्ट होती है, किसी भी देश की इतनी स्वादिष्ट नहीं होती, न इतने न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें। कारण क्या है कि ये बरसात के अभाव में तप तप करके और बहुत ही मजबूती के तौर पर आपको मिलती है। अगर वही बाजरे और ज्वार को आप पानी पिला पिला कर पैदा करोगे तो उसमें वो ताकत नहीं रहेगी जो वर्षा ऋतु पर निर्भर जमीन से मिलती है हमें। अब मैं डॉक्टर अनिल साहब से ये एक निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहाँ एक लीलड़ी ज्वार होती है, लीलड़ी, जो नागौर और पश्चिम राजस्थान में विशेष तौर से नागौर इलाके में होती है। उस ज्वार में इतनी ताकत है, पता नहीं कैल्शियम ज्यादा है या क्या। एक तो लीलड़ी का मतलब होता है वो गन्ने जैसी होती है, गन्ने जैसी मीठी होती है। उस बात का जो बीज है कि स्पेशल है, हर एक आदमी उसको पहचान भी नहीं सकता। हमारे यहाँ दो होती है, एक तो धोड़ी जवार, धोड़ी सफेद, और लीलड़ी यानी जिसमें गन्ने सो, और अगर आप उस डोके को पाड़ करके खाओगे ना तो गन्ना चूसो चाहे वो ज्वार चूसो, एक जैसी लगेगी। तो ये लीलड़ी ज्वार और हमारे यहाँ की देसी बाजरी है, उसमें जितनी ताकत हमारे पुरखों में थी, ये गेहूं वगैरह किसी में नहीं। फिर मैं डॉक्टर अनिल साहब से एक और निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ हजारों वर्षों से एक गेहूं था, मैं उसको असल में मिलेट ही मानता हूं, क्योंकि वो गेहूं किसी भी प्रकार की सरकारी रिसर्च से वंचित है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का जीन या कोई मिलावट की संभावना नहीं है। वो है काठिया गेहूं। काठिया गेहूं कलर में थोड़ा काला होता है और काली मिट्टी में पैदा होता है, वर्षा जल से पैदा होता है, अभाव में पैदा होता है। एक बार अगर बरसात की बूंद भी नहीं गिरे तो भी वो होगा, लेकिन उसकी पैदावार कम होगी 5 बीघे में। और बरसात हो जाती, बीच में मावठा वगैरह हो जाता तो उसकी 12 से 15 मन तक पैदा हो जाता वो। और उसका भाव जो मिनिमम तो 4000 है और 6 इस बार 6000 है अभी भाव उसके। तो इतना महंगा कोई इंडस्ट्री तो खरीदेगी नहीं। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, मैं तो आशा करता हूँ वो काठिया गेहूं खाओ। मैं तो खाता हूँ। और फिर मक्की भी है, बहुत अच्छी चीज है। अब उसके बाद में सर आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि लीलड़ी और काठिया गेहूं की तो बात बताई थी मैंने आपको। और उद्योग धंधे हम इनसे ज्यादा उम्मीद करने की हमें जरूरत नहीं। किसान तो खुद समझदार जिस दिन होगा ना, तभी इनके चुंगल से बचेगा। और गाय, हम जो गाय को बांटा देते हैं ना, वो गाय को देते हैं बाजरी। इतना दूध होता है, घी बाजरी फेट नहीं आता, लेकिन गाय भैंस का दूध पर्याप्त होता है। उसके बाद में मैं ज्वार खा रहा हूँ फागण तक, और 12 मास जेठ में भी बाजरी खाता हूँ। लोग कहते हैं गर्मी होती है। मेरे बचपन में जब मैं खिचड़ा बनाता था, तो खिचड़ा जब उफान आने लगता था ना, तो मैं रसोई से बाहर चला जाता था। उसके फिदगड़े उछलते थे करीब 5-5 फुट दूर। और आज वही खिचड़ा हम बनाए तो पास बैठे तो वो सिर के बाहर नहीं उछलते। गर्मी तो खत्म हो चुकी, क्योंकि जमीन की गर्मी खत्म हो चुकी है, तो बाजरे में कहाँ चलेगी। तो आप 12 मास बाजरा खाइए, कोई पेट नहीं आएगा,
कोई तरह की इंडाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। और जवार तो इतनी बढ़िया, मैं तो 2 सौगरे सुबह खाता हूँ, 2 शाम को खाता हूँ, हजम हो जाते हैं फटाफट। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, आप इसके ऊपर ठीक है राम प्रसाद जी, आप धन्यवाद। आप जो है रूपचंद जी के पास जाऊंगा। रूपचंद जी, हम जो बात कह रहे हैं ना, जैसे राम प्रसाद जी ने अपना मिलेट का महिमा मंडन कर दिया, मैंने अपनी कोई बात कह दी। WHO, ये जो भी वैज्ञानिक, ये जितने न्यूट्रिएंट्स के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है, उनके रिकॉग्निशन का सिस्टम जो है वो अंतरराष्ट्रीय गवर्न है कुछ तो। और जितना भी खाद्य पदार्थ सिस्टम जितना भी है, किसमें कितना है, किसमें कितना है, जैसे मान लो इन्होंने अपने खुद के अपने एक्सपीरियंस से कह दिया, लेकिन इनके पास में वो लाइसेंस नहीं जो कह सके। एक जिसके पास भले ही वो कचरा है, उसमें उसने लाइसेंस दे दिया कि इसके अंदर ये चीजें हैं, आप खाइए, दुनिया खाने लग जाती है, या टीवी कह देती है तो वो पीछे लग जाती है। अब इन सारी परिस्थितियों में हम लोग क्या इसमें रोल अदा कर सकते हैं? एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम यदि सोचें कि हमारे प्रचार की वैल्यू नहीं, इन्होंने प्रचार किया इसकी वैल्यू नहीं, मैं हर सेशन को लगा के किसान की बात करूं तो उसकी वैल्यू नहीं। वैल्यू जो है वो एक इंटरनेशनल कोकस, इंटरनेशनल सेटअप खड़ा हुआ हुआ, और वो गवर्न होता है कॉर्पोरेट के द्वारा। कॉर्पोरेट उसकी चाबियां घुमाता रहता है, इसका तो प्रचार करिया कुछ कोई किसी तरीके से। तो इन सारे सिस्टम में आप क्या करना चाहिए एक सिविल एक्टिविस्ट के नाते, या हमें कौन से ऐसे मूवमेंट या ऐसी कोई बात या ऐसा कोई सेशन या ऐसा लोगों के बीच में अवेयरनेस? भाई इन्होंने जैसे कहा ये लीलड़ी अच्छी होती है, काटिया अच्छा होता है, लेकिन माने कौन? आप कहते रहो किसी छोटे से मंच पे आपने कोई बात कह दी, अब ज्यादा रिकॉर्ड हुआ तो और जगह मान लो 50 आदमियों में और फैल गई, तो इससे ज्यादा कोई रिजल्ट थोड़ा ही आया। तो आखिर ये खाद्य पदार्थ के अंदर ये जो कुछ भी इंस्टीट्यूट्स है ना, इन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर हमारी क्या पैनी नजर रह सकती है? हम जो बार बार कॉर्पोरेट को कोस रहे हैं तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री के बिना हमारे प्राइमरी जो प्रोड्यूस है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने बाजरी पैदा की, जब तक इंडस्ट्री में वो नहीं जाएगी मतलब नहीं। इंडस्ट्री चाहे किसान लगाए चाहे कोई लगाए, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन आपको एक गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहियों पे चलना तो पड़ेगा ही। लेकिन एडवर्टाइजमेंट या ऐसा सिस्टम है नहीं जिसको हम कर पाए, या ऐसी सरकार की व्यवस्थाएं इस टाइप से नहीं है कि उनको कुछ करे। वैसे लिखा हुआ तो सारा है कि इनका जनरल नॉलेज है, टीके को ध्यान रखेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज को इसको कोडिफाई भी करेंगे, सारा ये होगा। बायोडायवर्सिटी के ऊपर भी है, भाई इनको पूछो, लेकिन वो पहुंच नहीं है कॉर्पोरेट की इस आंधी में। तो क्या एक एक्टिविस्ट के नाते क्या आप अपनी बात को कोई रखना चाहेंगे, इनपुट देना चाहेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए था ताकि हम कोई किसी के लिए कर सकें? मेरी इसमें यही रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा अपना डॉक्टर साहब से, कि जैसे एक तरफ जो आ गए ना फोर्टिफाइड फूड, ये फोर्टिफाइड फूड जो कंसेप्ट आ गया, इसमें अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ऊपर से मिनरल डाल करके फूड में हमको सप्लाई करेंगे। एक बात अगर ये ट्रैक चलता है इंडियन सेटअप में, इंडियन बजट में, तो इंडस्ट्री जो है वो नंबर 1 पर आएगी आस्ता आस्ता। और अगर ये चलता है कि आयरन की कमी पूरी करनी है तो रागी या वो अपना बाजरी खाओ, कैल्शियम की कमी करनी है तो कैल्शियम खाओ, जब वगैरह वगैरह, मनीषी की कमी करनी है तो ज्वार खाओ, इस तरीके से अगर ये आता है तो वो आइडिया बनता है प्रो फार्मर प्रो नेचर, कि लोगों के अंदर जो नेचुरल फूड खाने की डाइट अर्ज बढ़ेगी और उसकी सेल भी बढ़ेगी, उसकी मार्केटिंग भी होगी। एक बात, इंडस्ट्री जो है वो किसान के हक में जो है वो तो होनी चाहिए, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। आपका माल बाहर सप्लाई कैसे होगा जब आप उसको रिफाइंड करके बाहर भेजोगे नहीं? तो वो इंडस्ट्री जो तबाही वाली है, जैसे वार इंडस्ट्री है, तो वार इंडस्ट्री का कोई लाभ ही नहीं आजकल दुनिया में। जब 21वीं सदी में अब इतने अंतर्निर्भर बन चुके हैं, तो वार इंडस्ट्री की अपोजिशन जो है वो डायरेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वार इंडस्ट्री जो देखो अभी अब जो दुनिया में क्या कर रही है वार इंडस्ट्री। एक बात, इंडस्ट्री वो जो किसानों और लोगों के हक में हो तो वो प्रेजवर्दी है, उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। मगर वो इंडस्ट्री जो ना नेचर के हक में है, ना मानवता के हक में है, ना लोगों के हक में, सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन करती है,
उसको बताओ आप कैसे करोगे, इंडस्ट्री ये फायदा दे रही है या ये इंडस्ट्री जरूरी है। एक बात तो ये। दूसरी बात जो है कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमको 3 चीजों का ये बात करनी चाहिए कि ये लोकल लेवल पे हर जगह, शायद डॉक्टर साहब ज़्यादा जानते होंगे, स्टेट लेवल की कोई न्यूट्रिशन वो तो अपनी वो बनी होती है लेबॉर्ट्री कोई ना कोई, तो वो हर स्टेट के जो वहाँ की जो मशीनरी है वो उस पर कंपेल करें पब्लिक, अपने लोकल लोग, कि हमारी बाजरी का मूल्यांकन करो, हमारी ज्वारी का मूल्यांकन करो, हमारी रागी का मूल्यांकन करो, हमारे चने का मूल्यांकन करो, और वो वैल्यूएशन जो है वो इंटरनेशनल जो प्रोडक्शन थी उसके साथ कंपैरिजन किया जाए, ताकि ये पता लगे कौन सी चीज सुपीरियर है कौन सी इन्फीरियर है। हम तो उनकी कॉपी करते हैं, जो उन्होंने ले दिया उसको हमने वो कर दिया। ओके, हमारा एटीट्यूड जो है वो कम्पिटिटिव का नहीं है, ना ही रिसर्च ओरिएंटेड है। हम तो बन गए हैं उनको नकल करने वाले के, जो उन्होंने किया उसकी नकल करके रख लिया और उनको रॉ मटीरियल ले लिया और उनका रॉ मटीरियल को अपना फिट करके अपने मेक इन इंडिया ला दिया। उनका क्या है? इस तरीके से हमें वो साइंटिस्ट, वो कंप्यूटर चाहिए जो बाकायदा अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करके उनके साथ इंटरनेशनल ग्लोबली कम्पीट करें, और जहाँ पर जरूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने की और ज़्यादा फाइनेंस देने की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, फूड पर, इन पर सर्च की जाए और इनका हेल्थ इम्पैक्ट देखा जाए और लोगों में आगे चीज़ें बढ़ाई जाए, तब जाकर और ये प्रेशर बनेगा नीचे पब्लिक से कि हम एमएलए को पूछें, मिनिस्टर को पूछें, ये लेबॉर्ट्री बनाओ और हमारी दिवाली टेस्ट करो, हमारा चना टेस्ट कराओ, हमारी गेहूं टेस्ट कराओ, हमारा गन्ना टेस्ट कराओ, अगर कहीं पैदावार हो चलो डॉक्टर साहब, आप इसके टेस्टिंग फूड टेक्नोलॉजी, हम फूड के ऊपर ही है, मिलेट को हम फूड बनाने के बड़े लालायित हैं, बड़े हम इच्छुक हैं कि मिलेट जो है हमारा बाजरा कहीं बिके, कैसे करे। तो इसका क्या सेटअप है गवर्नमेंट लेवल का, हम क्या डिमांड कर सकते हैं इसमें, क्या उसमें ऐड करें, ये थोड़ी सी हमें गाइडलाइन। जी ने बहुत बढ़िया कहा है कि हमें थोड़ा सा ना बताना चाहिए कि ये जैसे अभी राम प्रसाद जी ने कहा था कि कठवा गेहूं आता है, लीलड़ी ज्वार है जो मीठी रहती है और भी चीजें, और उनका भाव भी मार्केट से ज्यादा मिलता है दूसरी चीजों से, पर उतना ही उनकी प्रोडक्शन भी कम होती है। आज हम जब बात कर रहे हैं 80 मन 90 मन गेहूं की 1 एकड़ में, और वहीं आप बात करते हैं जी 15-16 मन गेहूं की 1 एकड़ में, जब भी बारिश आ जाए तो। हाँ वो ठीक है फैक्टर्स की, भाई जब आप काठिया गेहूं जो है वो उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो अभाव में पैदा होती है, क्योंकि उस चीज़ से क्या रहता है कि उसका जो माइक्रोफ्लोरा, जो उसकी इकोसिस्टम है, वो उसको उस तरह से बचाता है और उसको उतना इम्यून सिस्टम देता है ताकि उसको एबायोटिक स्ट्रेस जिसको लड़ने के लिए क्षमता देता है, और वो हमारे जो पूर्वज यूज करते थे, उसको इस्तेमाल करते थे, तो वही चीजें हमें मिल जाती थी एक प्राकृतिक उसमें। एक तो आपने स्ट्रेस में क्रॉप आई, उस स्ट्रेस को बचाने के लिए प्रकृति ने ही उसको इतनी शक्ति दी कि वो अपने आप को बचा के रखे, और उस शक्ति का प्रयोग इंसान ने अपने लिए कर लिया, वो चीज अच्छी थी। तो वो चीज आप ठीक कह रहे थे। दूसरी बात जो रूपचंद जी ने बात उठाई कि एक एरिया में हमारी बाजरी को टैग किया जाए, तो आजकल जियो टैगिंग का सिस्टम है, अलग अलग जगह की अलग अलग क्षेत्र की बात चल रही थी। इसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने जो है थोड़े दिन पहले जिले के लिए कहा था कि ये जिला यही उगाए, ये जिला यही उगाए, उसके बाद उसकी जियो टैगिंग कराई जाए, और जियो टैग करा करके जो जीआई हम कहते हैं कि उसका करा करके, और उसके बाद उसका बताया जाए कि ये इस जगह का है तो इसलिए ये बढ़िया है, ये इस जगह का है तो ये इसलिए बढ़िया है। तो वो चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो एरिया जो आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल आदमी से जो अवेयर हैं, जो लोग शाणे थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, वो उस चीज पर काम कर रहे हैं। दूसरा एक प्रश्न उठता है कि जी अगर फोर्टिफाइड की बात ही करेंगे तो फोर्टिफाइड बात करके तो इंडस्ट्री ही फोर्टिफाई कर पाएंगी, किसान फोर्टिफाई नहीं कर पाएगा, ये बात भी सही है। तो ये इंडस्ट्री प्रो ही क्यों है, किसान प्रो तो है नहीं, ये किसान के लिए तो बात ही नहीं उठती, या तो किसान मर जाएगा। पर किसान जो है इंडस्ट्री, फिर आप कहेंगे कि जी किन इंडस्ट्री को बेचेगा किसान, और क्योंकि खुद तो मार्केट में बेच नहीं पाएगा सीधा, और फिर इंडस्ट्री उस पर ठप्पा लगा के अपनी चीज को महंगा बेचेगी। वो तो आज तक होता ही आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता आ रहा।
हमने गेहूं 2025 रुपए के हिसाब से बेची, 2100 रुपए लगा लो ज्यादा से ज्यादा। आज आटा मार्केट में 40 रुपए किलो मिलता है जी। तो ऐसा कौन सी चीज, या ये लगा लिए ठप्पा लगाया पतंजलि का और 50 रुपए किलो आटा देता है रामदेव। ऐसी रामदेव के पास कौन सी चक्की है कि उसने इतनी इतनी वैल्यू एडिशन कर दी उसमें। तो ये सब चीजें इंडस्ट्री में, तो एक इंडस्ट्री का ब्रांड बिकता है। इंडस्ट्री का हमेशा से, आज नहीं, बहुत पहले से ब्रांड बिकता आया है। 40, अब आप 30 रुपए किलो मैदा भी खरीद करके इंडस्ट्री, और 70 ग्राम 12 रुपए का देता है नूडल, उसमें सारा मैदा ही तो है, पर वो ब्रांड है उसका मैगी का। तो वो चीजें इंडस्ट्री ने आज तक की हैं, वो आज तक ऐसा नहीं है कि नहीं करके आ रही हैं। एक आप किसान की मूली 2 रुपए किलो भी, गाजर गाजर 5 रुपए किलो नहीं जाती सार में आजकल। और पर आप गाजर रेडी से ले लो तो 30 रुपए किलो नहीं मिलती हमें, वो 40 रुपए किलो बेचता है। तो वो किसान और वो जो बीच वाला है एरिया, वो तो वो आज तक करता ही आ रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे वो मंडी में कोई लोग हैं, चाहे किसी तरह से हैं। तो वो चीजें रुक नहीं सकती हैं, ये चीज, जब तक हम खुद उस चीज को हाथ में नहीं लेंगे। और हम किस किस चीज को हाथ में लेंगे, ये बात बात बार बार हम इस बारे में बात करते हैं कि किसान उगाए, प्रोसेस करे या उसे बेचे। क्या क्या करे किसान, वो 70 हाथ वाली देवी तो है नहीं वो, कि क्या क्या कर सकता है कि किसान खेती भी करे, किसान उसको प्रोसेस भी करे और किसान उसको बेच भी दे। पर अब धीरे धीरे इस सिस्टम को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम में से ही कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि हमारी जोत तो घट गई है, खेत जमीन कम हो गई है, तो कुछ लोग उस धंधे को पकड़े, कुछ लोग दूसरे धंधे को पकड़े। पर फिर वो हमारे बीच में वही रहता है एक चीज, कि यार मैंने तो इतने रुपए में इसको दिया था, इसने इतने रुपए में बेच दिया, इसको नहीं दूंगा आगे से मैं। मंडी में तो बेचाऊंगा, अपने को नहीं दूंगा। अपने वाला बीच में कमा लेगा, वो दुखता है, मंडी वाला बीच में कमा ले वो नहीं दुखता। तीसरी चीज क्या है कि जो फोर्टिफिकेशन वाली बात चल रही है, जैसे कुछ दिन पहले भी बात आई थी कि अब मार्केट में सिर्फ 45 दूध ही बिकेगा, तो किसान का दूध सीधा नहीं बिकेगा, 45 का दूध बिकेगा। मशीन महंगी है बट उसके ऊपर खर्चा कम आता है फोर्टिफिकेशन का। राइस पीडीएस में 45 ही जाएगा, तो वो मशीन तो आती सस्ती है, बट वो किसान खरीद नहीं पाएगा, 45 कर नहीं पाएगा, तो किसान का मार्केट में बिकेगा नहीं। तो वो ऐसी चीजें धीरे धीरे जो है आ रही हैं, जो आप कह रहे हैं, और जो बजट आ रहे हैं वो, या जो भी कानून बन रहे हैं, वो बात आप सही कह रहे हैं कि प्रो कंज्यूमर बन रहे हैं। कंज्यूमर की जो चीजें ध्यान में रख रहे हैं इंडस्ट्री, हम एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले रह जाएंगे सिर्फ, और रॉ मटेरियल भी वो भी सस्ता रॉ मटेरियल। उसकी वैल्यू एडिशन 5 पैसे ऐड करके, 5 पैसे की प्रोसेसिंग करके, और उसमें वो उसका रेट से बेशक डबल कर ले उसको। तो वो चीज आगे एक चैलेंज है, वो मैं मानता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस चीज के लिए। दूसरी चीज हम, रूपचंद जी एक सवाल मैं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं फिर आपको लूँ, उसको भी सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, एक उसमें वैल्यू ऐड करके बेच रहा है, दोनों की भी जरूरत है इसको, जो खाने वाला आदमी है, एक को नफा हो रहा है, एक को नहीं हो रहा है। एक आदमी किताब लिखता है, उसको रॉयल्टी मिलती है जिंदगी भर। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कोई ऐसा कानून बनने का हम किसानों के बीच में बात ले जाए कि भाई मैं ये पैदा नहीं करता तो तू ये चीज बनाता कैसे, या इसमें वैल्यू ऐड करता कैसे। मैंने खेत में खड़े रह करके मेहनत करके धूप में, गर्मी में, सर्दी में पच करके ये चीज पैदा की। तो अब तेरे को मान लो हम ये कर लें कि हम पैदा ही नहीं करेंगे, तू क्या कर लेगा भाई। ये ले ये कोई आंटी फंसी और हमने एक शपथ खा ली कि नहीं करेंगे पैदा, मरेंगे मरेंगे, जिएंगे जिएंगे, हम करेंगे जितना ही करेंगे। जो कई बार ऐसा यूनियन के लेवल पे बातें आई थी, कई लोगों ने, ये जो आंदोलन हुआ इसमें भी आई थी, जब ये कॉन्फ्लिक्ट चला था उस टाइम, तब किसान ने कहा था ये कि यार अजीब तरह की बात है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और बीच में बिचौलिया लेके भाग रहा है। तो सरकार कोई रॉयल्टी टाइप का, भाई जो जिसको एमएसपी भी कह सकते हो इनडायरेक्टली, लेकिन नाम चेंज करने की भी कोई बात हो, तो क्या ऐसा एक कोई बात, कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किसी बात पे हो कोई, भाई दूसरे भी तो लोग भाई पैदा करते हैं ना। जैसे सागर दारा ने कहा था कि एक आदमी कोयला निकाल रहा है,
उसको तो सारा कुछ मिल रहा है, वो भी खोद रहा है और हम भी खोद रहे हैं, उसको तो सारा कुछ मिल रहा है। वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे ये इसमें तो क्या है कि सूरज की किरण है, इससे आपका अनाज पैदा होना जाता है, और वो आपने डाल दिया बस इसमें तो ये बहुत कुछ कर रहा है। तो पैसा तो सरकार के पास तो यही है ना कि अडानी जी को दे रहा कोयला निकालने का, तो पैसा तो हमारा का हमारा है, किधर से कान पकड़ो पैसा तो वहीं का वहीं है। अब उस आदमी ने खान खोद दी, हमने खेत खोद दिया, तो उस आदमी का वो कह रहा है कि भाई हमने तो ये जो इसको ये किया और वो किया। तो हमारे देखो सूरज जो है ना वो भी एक सार्वजनिक है सबका, और अंदर कोयला वो भी सार्वजनिक है, वो किसी का बाप का नहीं है। कोयला मेरा भी है और कोयला अडानी का भी है, लेकिन अडानी को तो कोयले के कानून अलग है, निकाल करके उसको तरीके से करने के लिए। मेरे को जो खोद करके पैदा करने के कानून अलग है, तो उसको तो अपने तरीके के कानून है, इधर ये कानून अलग है। तो कोई लेवी टाइप का सिस्टम या कोई ऐसा ज्ञान की बात कि भाई ये चीज जो हो, कोई ऐसी कल्पना कोई किसी मॉडल पे कहीं आपने कहीं पढ़ी हो उसको शेयर करें, नहीं पढ़ी हो तो क्या हम इस बात को भी कुछ आगे बढ़ाएं? क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? हेलो, हाँ, इसमें के बारे में आपसे ये क्वेश्चन है वो आप देख रहे शायद डॉक्टर साहब ने किया। डॉक्टर साहब से ये सवाल पर पहले ये सोच लें कि जो पीएम ने कहा है ना जिला वाइज प्रोडक्शन होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्शन की, पीएम ने कहा ना इस जिले में ये चीज होगी, इस जिले में ये चीज होगी। ये जिला वाइज प्रोडक्शन जो है वह ये तो है सोशो पोलिटिकल डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट बनता है सोशो पोलिटिकल डिवीजन से, कि सोशो पोलिटिकल जो जोन है उसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं पोलिटिकली, और क्रॉप होती है एग्रो क्लाइमेटिक जोन से। ये देखो फर्क कहता है, एक स्टेटमेंट में फर्क है कि प्रोडक्शन को हम ला रहे हैं सोशो पोलिटिकल जोन में, जबकि जो प्रोडक्शन जो होती है वो होती है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। ये है पॉलिटिक्स की गड़बड़ी, जहां वो अपना स्टेटमेंट देकर के बात इधर से इधर कर लेते हैं, इधर की बात इधर कर। जैसे अपने यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं 3 के, कठुआ, सांबा, जम्मू। हमारा तकरीबन साहब का 1/3 एरिया जो है वो पैडी पैदा करता है और 2/3 एरिया जो वो ड्राई लैंड है। अब ड्राई लैंड वाले कहाँ से पैडी करेंगे ये बताओ, एक बात। और जहां हमारे यहाँ पानी खूब है, चनाब का कैनाल लगता है, वहां हम बाजरी कैसे पैदा करेंगे? इसका मतलब ये जो कंसेप्ट है कि जो बोल दिया सो बोल दिया, उसको हमें जो साइंटिस्ट लोग हैं जो उनको बाकायदा इसको करेक्ट करना चाहिए कि ये पोजीशन ऐसे नहीं है भाई साहब, ऐसे है। एक बात हो गया। दूसरी चेंज जो आप प्रोड्यूसर से लेकर के मिडिल मैन तक और कंज्यूमर तक देखते हैं, उसमें एक नई चेंज आई है, वो है सोशो इकोनॉमिक सिस्टम की बदली। सोशो इकोनॉमिक सिस्टम को जब हम बदलते नहीं हैं, वही सोशो इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका एक प्रूफ आया है जहां पर लैटिन अमेरिका के कंट्री में, अगर कहो तो मैं थोड़ी सी बात बढ़ा दूं कि वहां पर एक किसान मूवमेंट हुई थी, और किसान मूवमेंट ने 3 चीजें मांग रखी थी कि पानी का अधिकार सबको है, फ्री पीने का पानी बिकना नहीं चाहिए, नेचर को लिविंग राइट चाहिए, और ये एक उन्होंने वो आखा कि आदमी की इनकम का को मिनिमम को रेशो चाहिए। बस अभी रेशो किसी नहीं की थी उन्होंने, कोई रेशो चाहिए, 1:10 करो, 1:15 करो, 1:18 करो, कोई रेशो चाहिए। इस पर वो आदमी जीत गए। उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनवाई, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है संविधान बनाया, और वो जो वहां का प्रेसिडेंट बना था किसान लीडर 39 ईयर ओल्ड है वो, उसने 2 साल के बाद पुराने संविधान पर नए संविधान पर रेफरेंडम कराया लोगों से। उस रेफरेंडम में 62% लोगों ने कहा पुराने संविधान ठीक है, जहां पानी बिकता है, जहां खुराक बिकती है, जहां आटा बिकता है, जहां संपत्ति का कोई रेशो कोई नहीं है, इनकम का कोई रेशो नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। 62% लोगों ने उसको ओके किया पुराने संविधान को, और नए संविधान को 38% लोगों ने सपोर्ट किया, जो 0 हो गया। अब पोजीशन ये बनी है कि प्रेसिडेंट तो है किसानों के हक का और वो किसान है, और संविधान हुआ पुराना। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सोशो इकोनॉमिक चेंज के लिए हमें उन चीज़ों को हाल्ट करना पड़ेगा जो चीज़ें हमारे पास इनइक्वालिटी और ना बराबरी को ला रही है। इसकी एक एग्जांपल और है
कि अगर हम जोन वाइज या रीजन वाइज इनकम डिफरेंस देखें, तो अभी एक ऑक्सफाम की रिपोर्ट आई है, वो आप सबने देखी होगी कि इंडिया में 1% लोगों के पास है 40% वेल्थ और 30% लोगों के पास है 90% वेल्थ। अब भी बाकी जो 70% रह गए उनके पास है 10%। इतनी नाम बराबरी होने के नाते भी जब हमारी सोशल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम 5 किलो राशन पर मंथ, यानी कि वो बनता है, मैंने कैलकुलेट करके किया है कि वो बनता है 166 ग्राम पर डे, यानी कि 83 ग्राम का आपको लंच और 83 ग्राम का आपको डिनर, ना ब्रेकफास्ट ना बीच में कुछ। अगर हम उसको दो हाथ जोड़ करके हम एक्सेप्ट करते हैं और खुश करते हैं, इसका मतलब हम भारत के नागरिक नहीं हैं, ना हमारा कोई अधिकार है, हम तो भिखारी हैं। जो 5 रुपए दे दे उसका भी जय सीताराम, जो 50 दे दे उसका भी जय सीताराम, जो हमें चले वे चल चल अगली दुकान पे उसका भी जय सीताराम। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपना माइंडसेट इस किस्म का है, तब तक ये सोशो इकोनॉमिक होप करना जैसे जो आप कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी ठीक है हमारे लिए फ्री है किसानों के लिए, मगर जो कोयला बना है, जो प्लांट उगा नेचर में, वो भी सूरज की रोशनी से बना, और जब वो दब गया धरती में तब भी उसकी धरती की हीट ने, जिसका किसी की पेरेंट्स की क्रिएशन नहीं, उसके इन्होंने कोयला बना दिया और कुछ ने तेल बना दिया। अब हमारे पास जो एनर्जी का पैकेज आता सूरज की एनर्जी, जिसको हम ग्रेन में शक्ल में देखते हैं, वो हम एक इकाई माने तो कोयले के अंदर है 39। इसका मतलब जब एक एनर्जी से वो 1 यूनिट पैसे लगा करके वो निकालता है, इसका मतलब उसको 38 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, नेचर के पुराने लाखों साल के मिनट की हुई नेचर को मिल जाते हैं। और हमारे जो है वो 6 महीने की मिनट मिलती है। वो लाखों साल की नेचर की मिनट को सरकार फ्री बांट दे और 6 महीने की मिनट को भी फ्री बांट दे, ये बातें नहीं बनती। इसलिए जब इस एंगल से चीजों को सोचा तो इसलिए चाहिए कि माइंडसेट ऐसा बदले जो नई चीजों को आगे आ जाए। तो उसने क्या किया कि जोन वाई इनकम का यूरोप में जो है वो 10% के पास है 38%। नोट करो कि 10% के पास है 38 और 90% के पास है 62। और अमेरिका में यही रेशो चल जाती है, 10% के पास है 56 और 90 के पास बाकी है। और हमारे यहाँ चला जाता है 10% के पास 73 और बाकी के पास बाकी आ जाता है। इसमें ये जो नाम बराबरी है ये डिपेंड करती है लोगों के एवरेज अंडरस्टैंडिंग पे कि हम समझते क्या है। क्या हम कास्ट वाइज ही देखेंगे, क्या हम भाषा पर ही डिवाइडेड रहेंगे, या हम अपनी मजहब की आइडेंटिटी पर डिवाइडेड रहेंगे, या अपना कोई इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी कलेक्टिवली साझे तौर पर सोचेंगे कि ये निजम बनने चाहिए, सोशो इकोनॉमिक चेंज चाहिए। उसके लिए माइंडसेट की जरूरत है पहले कि हम अपने आप को जहाँ के नागरिक मानते हैं या जहाँ के भिखारी हैं, हम अधिकारी हैं या भिखारी हैं। ये जब तक नहीं पता लगेगा तब तक आगे जाना मुश्किल है। और दुनिया में मॉडल हैं, एक तो जो नया बना है वो बता दिया, और एक जो चल रहा है कि जोन में कितना कितना इकोनॉमी का फर्क है, कि लोगों का लेवल जितना हायर होगा उतना ही आर्थिक विषमता कम होगी। धन्यवाद। चलो अरविंद जी आप बताइए, माइंडसेट दुनिया का जो है नेचर को आराम से कोई लूटे उसके लिए कानून कायदे सूद सब कुछ है। हमारे माइंडसेट में कुछ ऐसे कीड़े घुसे हुए हैं जो छोटी छोटी बातों को हम इस तरह से उस माइंडसेट में माइंड में हम लेके बैठे हैं कि हम वहीं जाकर के वहीं उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो माइंडसेट के मामले में क्या आप सोचते हैं कि क्या इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि हम नेचर के ऊपर सबका अधिकार, हम अधिकारी हैं, राष्ट्र के नागरिक हैं, और किस तरीके से है, कौन सी ऐसी कोई सेशन चलाया जाए, कौन सा ऐसा मिशन चलाया जाए, कौन सी ऐसी बात लोगों तक पहुंचाई जाए कि हम कुछ हैं जिसपे प्रकृति के सबका हक है, सूरज पे, पानी पे, हवा पे, सब तरह से जो नीडफुल आइटम है उन सब पे।
कि मेरे यहाँ बरसात भी काफी शुरू हो गई है, हो सकता है मुझे कहीं डिस्टर्ब भी होना पड़े, तो बताइए अरविंद जी। सभी को नमस्कार। देखो, इसमें जो आपने प्रश्न करा है इसका एक ही तरीका है कि जो सामान्य आदमी है ना, वो यदि जैसे हमारे जो ग्रामीण समाज के आदमी है, जो किसान हैं, क्योंकि किसान तो राजपूत हैं, वो भी किसानी करते हैं। राजपूत की अपने से ज्यादा तो राजपूत किसानी में है। ब्राह्मण भी किसानी करते हैं और जो मेघवाड़ है वो भी किसानी करते हैं। हमारे क्षेत्र में, मारवाड़ में, सब में ये ज्यादातर कास्ट वो खेती करने वाली यही कौमें हैं। इनके यदि जो अग्रणी भूमिका निभाने वाले आदमी हैं, जैसे आप लोग रिटायर्ड आदमी हो, इस तरह के आदमियों का समूह बना करके, और यदि कोई जन चेतना या जन जागरण यात्रा करी जाए जगह जगह, हम राहुल जैसे तो साहब लंबा तो नहीं चल सकते हैं, पर जगह जगह महीने में 3 दिन का, 2 दिन का यदि इस तरह का करें तो उसका नतीजा आएगा। हम कोई भी काम करते हैं उसका नतीजा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ऐसा कभी नहीं होता है। हम यहाँ वर्चुअल वाले में ये फेल हो रहे हैं कि अभी हमारा आदमी इस वर्चुअल दुनिया का मजा लेना सीखा नहीं है, नहीं तो अपन को घूमना भी नहीं पड़े। तो मेरे तो दिमाग में यही चीज है कि इससे जरूर थोड़ा बहुत बदलाव वो आएगा। बाकी तो देखो, क्योंकि सरकारें चाहती नहीं है कि हम जागें, इसलिए उन्होंने ऐसी तो शिक्षा प्रणाली बना रखी है और ऐसी ही व्यवस्था बना रखी है। सारे टीवी से लेकर के मीडिया है, जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब में कोरी बकवास के अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो ये चीज फैक्ट बात है कि हम शरीर को जो अच्छा देंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। वैसे ही हमारे दिमाग को अच्छा देंगे तो दिमाग में भी अच्छा रहेगा, दिमाग में गंदगी देंगे तो गंदगी रहेगी। तो इसलिए हमारे दिमाग में तो क्या है कि अब ये शिक्षा के नाम पे हम शिक्षित हो गए, घर घर टीवी पहुंच गया, प्रिंट मीडिया पहुंच गया, इस तरह की गंदगी बहुत ज्यादा आ गई है अपने पास में। तो यही चीज है, उसको फिर अपन सोशल मीडिया पे धरातल पे उतार करके प्रचार करें इन पॉजिटिव चीजों का। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनिल, आपको मैं सूचित कर दूं कि मैंने ये जो कह रहे हैं इसी लाइन ऑफ एक्शन पे 20 फरवरी को बाड़मेर के अंदर मैंने एक किसान संसद के नाम पे आयोजन का ठाना। मैंने कहा हमेशा फोन पे तो मैक सिंह जी कहते हैं कि यार ये तो गाल बजाने वाला सा बिजनेस है, तो मैंने कहा यार इस बार चलो वो कुछ और कट करें। तो मैं बाड़मेर जा रहा हूँ 20 तारीख को, और उसकी मैंने प्रायर मीटिंगें ली 2। पहली बात तो 2-4 लोग जुड़े तो उनके सवाल मेरे सामने तो नहीं थे, लेकिन अजीब थे कि यार ये कौन है, क्या मेंबर बनाएंगे, क्या ये करें। हमारे पास में उस लेवल तक का एक अपडेटिंग हुआ ही नहीं, और हमने पता नहीं कौन सी एक दुनिया रच ली इस सिस्टम में कि हमने नेचर के अंदर टच करने के बजाय हमने कुछ गवर्नमेंट में टच कर ली। नेती नेचर है, सारा नेचर के साथ अटैचमेंट है हमारा। जन्म उसने दिया, मृत्यु वो दे रही है, खान पान वो दे रही है, हवा वो दे रही, सारा कुछ वो दे रही है। लेकिन हमारा अटैचमेंट सरकार के साथ इतना हो गया कि नेता के सामने भीड़ हो जाती लाखों की। मेरे वहां पे 50 आदमी जुटाने के लिए भी मुझे कुछ एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मेरे ये था कि भाई चलो 500 आदमी इकट्ठे हो जाएं, तो मैं एक सेशन चलाऊं 11 बजे से 6 बजे तक संसद के भवन में, और कुछ बातें ऐसी माइंड सेट बदलने के माइंड से करें। हम राजनीतिक मंच खड़ा ही नहीं कर रहे हैं कहीं भी। हमें पता है कि विवाद में फंसने से कोई आदमी रिजल्ट नहीं दे पाता है, और लोगों का एक है, लेकिन ये राजनीति भी एक ऐसा कीड़ा है जो किसी के निकल ही नहीं रहा। किसान यूनियन जिंद के अंदर हमारे साथी कई गए, रूपचंद जी भी हमारे उस पार्ट में है, तो मैं उनकी कल मीटिंग सुन रहा था, तो वहां उन्होंने जो मुझे फीडबैक दी, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं करना चाहते, बस सरकार बदलो। माइंड सेट बदलने के बाद सरकार बदलो, सरकार बदल के कोई एक नया पंगा खड़ा कर लो, उससे फिर लड़ो 5 साल तक, फिर वो लड़के फिर उससे 5 साल लड़ो। ये एक माइंड सेट अजीब गरीब तरीके से डेमोक्रेसी में खड़ा हो गया। ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल बात, या हम कुछ करें, कोई योजना आई उसके अंदर हम किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश करें। जैसे रूपचंद जी ने कहा भाई हम मिलेट के बारे में टेस्टिंग कराएं, मशीनें देखें, वो करें, कोऑपरेटिव अपने सिस्टम में जी लें, कर लें, ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये पूरा का पूरा ढांचा बहुत ही एक अपने आप में एबनॉर्मल होता जा रहा है। और ये जो भारत की जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या, वो सिर्फ चुनाव में ही अपनी मस्ती में है। लाखों लोग इकट्ठा कर ले, या तो पठान की फिल्म में कर लो या इसमें कर लो। और मुझे 2 मीटिंगों में इतना मैं हताश हुआ, फिर मैंने भी जोश खाया। मैंने कहा उसको कि भाई 20,000 रुपए मेरे लगेंगे, 30 तू कर देना, तुम पर सारे मिलके 50,000 में हम बैठ जाएंगे, 50 आदमी, तुम आ जाना, मैं भाषण दे दूंगा, पूरे दिन भाषण देंगे अपने, ये सारे टॉपिक टच करेंगे, लाइव टेलीकास्ट करने की भी सोचेंगे, यूट्यूब पे भी सोचेंगे, कोई तो बात बढ़ाए। एक अंदर से दर्द सा होता है, लेकिन ये बात मिट नहीं रही, नाम नहीं ले रही मिटने का। कहीं बड़ और जाती है लेकिन मिट नहीं रही है। बड़ा एक नॉर्मल गेम हो गया, करें तो करें क्या मतलब। अब वो जिंद वाली मीटिंग के अंदर बड़े ग्रुप बन गए। अब इन किसानों को पूछो कि पंगा तो कहीं और है, तुम आपस में ही लड़ बैठे। मतलब वो के अभिमन्यु के मैं बड़ा, वो उसमें कक्का जी ले गए उसको, वो कहे साहब आरएसएस की गैंग है ये तो, कि वो कह नहीं। आज तो किसी की भी गैंग हो, बात तो एक ही है, कॉमन है प्लेटफॉर्म में, बात तो कहो कि सत्यता कहाँ है, लेकिन सुनने को नहीं तैयार। ये अभी सामाजिक नहीं, ये जो सहकारी समितियों वाला जो मॉडल अभी मोदी जी ने लॉन्च किया है, कैबिनेट की डिसीजन हुई 2002 का, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो आया है, उस मामले के अंदर जो अपन ने भी डिस्कस किया था, उस मामले की मैंने बात करीब करीब सारी यूनियनों को पहुंचा दी, क्रिकेट के वहां भी पहुंचा दी, यहाँ भी पहुंचा दी। ये साथी गए, इनको हमने डिस्कशन किया। मेरे वाले इसमें ये फायदा है कि कोई कोई आदमी मैं पहुंच जाता वहां, कहीं विदेश भी पहुंच गए, यूपी में वहां वो पहुंच गए, बात गई वहां। थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, हम माता पूरी करते हैं तो कुछ कुछ है, कुछ फिजिकली मिले तो उसमें है नहीं। तो मेरा मतलब यही है कि ये कौन सा ऐसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने तो सोबर लगे और थिंक टैंक का लगे। मतलब यूं इधर उधर की बातों में कोई टाइम व्यय करने से मतलब नहीं, कौन जीते कौन नहीं जा रहे वो आनंद है। तो कोई ऐसा आइडिया आप सोचते हैं आप लोगों में से, डॉक्टर साहब आप कहते हैं, फिर और किसी के कोई माइंड में बात हो तो, वरना फिर सेशन को बंद करेंगे। क्यों बरसात अच्छी खासी हो रही है, ठीक है, आज मेरे फसल को फायदा है, और छत पे छोटे छोटे फवारे ऐसी आ रही है, ऊपर चदरे है कि इधर उधर से आता है हवा में। तो फिर आप लोग अपने हिसाब से करना, मुझे हो सकता है नीचे जाना पड़ जाए, नीचे नेट नहीं चलेगा। तो डॉक्टर साहब अपने कोई थोड़े से व्यू पॉइंट दे दें, नॉन पॉलिटिकल डायरेक्शन में हो, समाज की सेवा में हो, माइंडसेट को बदलने के अंदर कोई मॉडल हो, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसे प्रोग्राम हम लॉन्च करें, इसके बारे में बात करें। तो जी बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आप ग्राउंड लेवल पर इस तरह की चीजें। जो अरविंद जी ने कहा कि हमारी प्रकृति के साथ भी है, और जैसा हम करते हैं, जैसा परोसते हैं, जैसा हम खाते हैं, वैसा तन हो जाता है, वैसा ही दिमाग हो जाता है करने से। और जो आप कार्य कर रहे हैं इसमें बहुत सही है, बस उसमें दिक्कत कहाँ आती है कि आप जैसे हम जैसे लोगों को तैयार करते हैं, हम भी अगर आगे आपकी तरह काम करें, तब वो एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो, तब फायदा हो। आप जो 50 या कुछ पैसा लगा करके 50 लोगों को इकट्ठा करके उनको काम करवा रहे हैं उनसे, वो भी आगे अगर वैसी बात करें तब तो है बढ़िया। कि आप अगर 200 लोगों को इकट्ठा करके और भाषण दे के आ जाते हैं, और 200 लोग अगर बाद में ये कह दें तो ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, उसमें तो दिक्कत आएगी ना आगे। तो हमें एक ऐसे ग्रुप की जरूरत है जो पूरा इन्हीं माइंडसेट्स पर काम करे, अपनी प्रकृति को बचाने का कार्य करे। ठीक है कि हम पॉलिटिकल लोग जहां जाते हैं, फिल्म वाले जाते हैं, वहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां से कुछ मिलता मिलाता भी नहीं है, पर फिर भी उनका एक माइंडसेट है कि जैसे हमारा वर्षों से गुलाम रहा है देश, तो कोई आ जाता है तो उसकी बस जय जयकार करने के लिए पहुंच जाते हैं हम वहां। तो इसलिए उसकी बजाय हमें ग्लोबल यूनाइटेड से, पंचायत से, उजमा से, इन हर चीजों से थोड़ा सा ऐसे लोगों के तैयार करना पड़ेगा जो आपकी तरह कार्य कर पाए, जो आपकी तरह लोगों में अवेयरनेस दे पाए, जो समाज का भला कर पाए। हाँ ठीक है, हम बैठ के बात कर लेते हैं, यहाँ 10-12 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, बट इसके बाद का जो कार्य है वो भी हमें करना पड़ेगा।
बार बार जो हम डिस्कस, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ निरर्थक है सब कुछ, हम बार बार इस बात पर बात करते हैं तो आगे भी बढ़ते हैं उस चीज के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ इस चीज का, अभी मुझे इस चीज का फायदा क्या हुआ और मैंने आगे क्या किया उस चीज से। जैसे हमने पिछला सेशन लगाया 3 कोऑपरेटिव कानूनों के ऊपर, तो मुझे तीनों कोऑपरेटिव कानून से वो बीच से रिलेटेड था, एफपीओ का था, चाहे वो ऑर्गेनिक चीज का था, पूरा ज्ञान हुआ। तो जब मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के आ रहे थे, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किसानों से और वैज्ञानिकों से मिलने के लिए प्रो बजट सेशन में, प्री बजट सेशन में जब आ रहे थे कि भाई कैसे क्या दिया जाए खेती को, क्या किसानों को दिया जाए, तो उसमें मैंने उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के तहत ही बोला कि इन चीजों को, अपने एक्ट तो बना दिए पार्लियामेंट ने, इनके ऊपर फंडिंग जब तक इस तरह से नहीं आएगी कैसे काम चलेगा। तो वो फंडिंग की बात आई और वो चीज रखी गई कि हाँ बजट में डाल दी जाए, और 1500 करोड़ रुपए का हमने उसमें रखा कि हाँ 1500 500 करोड़ रुपए कम से कम हर उसमें जाए, तब जा करके ये आगे चलेगा कार्य। तो वो चीज इस तरह से, जो जिससे भी आप बात करते हैं, चाहे वो मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, वो उस पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर उसकी कार्यशैली में आता है और वो अपना काम जरूर करता है। तो ये सही है कि हम ऐसे करते रहेंगे तो काम सही चलता रहेगा जी। चलो रूपचंद जी, अब आपके पास में 4 मिनट है, इसको समाप्त कर दो आप, इस लाइन पे भी ले जाना चाहें हमारी मीटिंग को, और फिर हम 12:58 हो गए हैं, 1-2 तक हम 4 मिनट है, आप अपनी बात को रख दें। बस डॉक्टर साहब ने जो कहा है ना, उसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं कि जैसे इन्होंने बात वहां पेश की ना कि ये आपने अधिकार तो दे दिए, अब हम वो अधिकार उसमें अमेंडमेंट देखेंगे जिसमें पीपल्स के अधिकार बढ़ जाएं और पॉलिटिशियन के अधिकार कम हो जाएं, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकार कम हो जाएं और पीपल्स के अधिकार बढ़ जाएं। वो अमेंडमेंट हमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों को पहले कन्विंस करना चाहिए कि जिस कोऑपरेटिव में अगर जे अमेंडमेंट हो जाए तो ये प्रो पीपल बन सकती हैं, नहीं तो ये रहेंगी प्रो मनी होल्डर, प्रो डायरेक्टर, जा जो उनकी बॉडी बनेगी जा प्रो पॉलिटिशियन। उन चीजों से निजात पाने के लिए उस कोऑपरेट अमेंडमेंट में हमें 3-4 क्लासेज जो रेलेवेंट हों वो लोगों के सामने पहले एजुकेट करके कि ये क्लास ठीक है या ये ठीक है, ताकि लोगों का जनमत बन जाए कि हाँ वो एमएलए को, मिनिस्टर को कंपेल करेंगे हाँ ये क्लास ठीक है, ये आपके हक में नहीं, ये हमारे हक में चाहिए, ये एक बात हो जाए। और उसके लिए एक ब्रॉडर संगठन की अगर जरूरत है तो वो मैंने तो सोचा हुआ पर्सनली एक, वो हम चलाते थे कभी कभी पहले, अब दोबारा उसकी जरूरत पड़ी है, वो है होप, HOPE, हेल्दी ह्यूमनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस एंड एनवायरनमेंट। ये एक लोगों की डिबेटिंग करवाती है, डिबेटिंग डिस्कशन करवाती थी, चाहे वो हेल्थ पर करे या मानवता पर करे या पीस पर करे या एनवायरनमेंट पर करे। और इससे क्या होता है कि वो उसमें कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता, कोई बॉडी नहीं चुनी जाती, वो हर आदमी अपनी अपनी अलग अलग राय रखता है और आस्ता आस्ता वो एक सर्वसम्मति बनती जाती है लोगों का माइंडसेट में कि हेल्थ कैसे इंप्रूव की जाती है, मानवता कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है, पीस कैसे रिस्टोर किया जा सकता है और एनवायरनमेंट को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म से हम सब लोगों को, वैरायटी ऑफ थॉट को भी साथ ला सकते हैं। तो इस तरीके से जो अपना यही संगठन के लोग राजनीति में बात करेंगे, यही संगठन के लोग अर्थव्यवस्था में जाके डेंट डालेंगे कि जे अमेंडमेंट करो, और यही लोग सामाजिक सोशो इकोनॉमिक जो बात कही उसमें भी वो चेंज लाने की कोशिश करेंगे जब तक लोगों का जनमत ना बने। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो एक्चुअली क्या हुआ कि लिंक के अंदर मेरी थोड़े गड़बड़ हो गई थी, वो समय जो था वो 3 से 4 लोगों को 11-22 वाला है, वो तो वो जुड़ गए आप लोग, तो सिर्फ लिंक देखा, टाइम जो गड़बड़ लग गया था, तो हो सकता है कुछ साथी 3 से 4 जुड़े। तो अरविंद जी मैं लिंक तो खोल दूंगा, जितने भी जुड़ेंगे आप अपने स्तर पे जितनी ये बातें डिस्कशन हुई है उसकी कोशिश करना, तो मुझे कोई
अगले सेशन की मेरे को तैयारी करनी पड़ती है इस मीटिंग के बाद में, तो आज वो मिस्टेक रही, इसके लिए तो सभी सॉरी। आपके आने का भी डॉक्टर साहब आपने सेशन को कर दिया। अंग्रेजी भी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लाए थे, तो मैंने कहा भाई आप भेजना। हाँ रूपचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, 1 मिनट है, कह दीजिए आप। ये 3 से 4 आज ही है या कल है ये? आज ही अच्छा, तो वो किस पर है, वो उसका लिंक आज यही 3 से 4 ये जो लिंक है ना, ये मैंने जो लिंक भेजा ना, इस लिंक को देखना आप। इस अच्छा, लिंक के यही अंदर लिंक समय गलत लग गया। मतलब लिंक यही रहेगा ना? हाँ लिंक यही रहेगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन अब वो क्या कि समय जो हुआ तो लोगों को तो वो था, लिंक तो खुल जाता जल्दी सा, कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम है नहीं, इसमें टाइम वाइम का नहीं होता। लिंक में आप जुड़ जाओ और आपकी फोटो दिख जाए तो चालू हो जाता है। तो एडवांस बुकिंग हो गई अपनी ये। तो 3 से 4 का ऐसा कुछ है लिखा हुआ उसमें, तो जो भी है उसमें आप अपने स्तर पे या तो NSCPM वालों को जोड़ लेना, जो बातें हुई है डॉक्टर साहब ने कुछ बातें कही है उनको शेयर करना कि कॉर्पोरेट कहाँ है, हम कहाँ है, मिलिट में WHO कहाँ है, WTO कहाँ है, ये सारी चीजें तो आनी चाहिए ना। तो साथियों को जोड़ लेना। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सबके आने का। ठीक है, नमस्कार जी।